हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है समझने की कोशिश करना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देख लो फटाक से कि अगर किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। फिर से लाइन सुन लो कि इफ, ऐसे मैं थ्योरी में लिखूं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू जीरो, then linear momentum of system remains conserved. Linear momentum of the system remains conserved. फटाफट लिख लो, of the system remains conserved. Remains what? Conserved. क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। पी आई इक्वल टू पी फाइनल। लेकिन मैं थोड़ा और अच्छा लिखूं, ये थ्योरी थी। अगर मैं ऐसा लिखूं कि इफ एफ नेट, और नेट में भी कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट? इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एरो लगाना जरूरी है। और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? कांस्टेंट। ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पे एक सवाल करते तो मैं आइडिया लग जाएगा। वैसे ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूं और ये पूरी फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। पूरी फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बॉम्ब है, 2 किलो का बॉम्ब है ना, लक्ष्मी बॉम्ब। 2 केजी का बॉम्ब है, 2 केजी का बॉम्ब है। क्या है? बॉम्ब, BOMB। और ये क्या कर रहा है? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे बॉम्ब दौड़ रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। और कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से। ये स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ का मतलब यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर सम टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड करता है। बॉम्ब क्या करता है? एक्सप्लोड करता है। कुछ टाइम बाद बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ 2 इक्वल पीसेस में। बॉम्ब एक्सप्लोड इन 2 इक्वल पीसेस। 2 इक्वल पीसेस का मतलब समझते हो? थ्योरी में लिख लो, बॉम्ब एक्सप्लोड इन 2 इक्वल पीसेस। 2 किलो का बॉम्ब था तो एक 1 किलो और दूसरा भी 1 किलो। ये एक्सप्लोड कर गया। क्या कर गया? एक्सप्लोड कर गया। अच्छा, बॉम्ब एक्सप्लोड कैसे करता है? आप जाओगे उस पर हथौड़ा मारोगे, बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। भाई साहब, हथौड़े वाला गायब हो जाएगा। हथौड़े वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसलिए बॉम्ब अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सप्लोड करता है, या फिर अंदर कोई ना कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सा बॉम्ब है? ठीक है, एटम बॉम्ब। ठीक है, समझने की कोशिश करना, अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी। अच्छा, तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ। कौन से फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ? इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ। तो होता क्या है कि ये 1 केजी वाला, ये वाला पीस है, 2 केजी का आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 केजी वाला एक पीस कम्स टू रेस्ट। वन पीस comes to rest after explosion. Calculate velocity of another piece. आपको अनदर पीस की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है।
तो फटाक से इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का था वो फाइनल मोमेंटम रहना चाहिए। इन्होंने बोला कि वन पीस कम्स टू रेस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, इनमें से एक पीस रेस्ट पे रहता है। मान लो ये वाला एकदम रेस्ट पे आ गया, एक्सप्लोजन के बाद ये 1 kg क्या आ गया रेस्ट पे, मतलब इसका मोमेंटम कितना हुआ 0 हुआ। तो इसका मोमेंटम ये वाला, इसकी मान लो वेलोसिटी भी होगी और ये कितना है 1 kg और ये आ गया रेस्ट पे, 1 kg क्या आ गया रेस्ट पे। तो पहले मोमेंटम कितना था पी आई इक्वल टू पी एफ लगा सकता हूं, पी आई इक्वल टू क्या लगा सकता हूं पी एफ लगा सकता हूं। पहले इस डायरेक्शन में था 2 इंटू 10, पहले मोमेंटम था 2 इंटू 10, 2 इंटू कितना 10, दिख तो रहा है सबको। अच्छा 2 इंटू 10, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 1 इंटू 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 इंटू वी, 1 इंटू वी। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, एल कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आएगी। मतलब इसकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी, बॉम्ब एक्सप्लोड करने के बाद अगर एक पीस रुक गया तो दूसरे पीस की स्पीड खतरनाक बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते फटाफट फटाफट। आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखा है कि देखिए वो एग्जांपल देख लो, मैं समझा देता हूं आपको, एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कि आपके पास एक रेडियम एक न्यूक्लियस है, आप 12th की फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स, अभी समझ लो कि होता क्या है। कि आपके पास एक रेडियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम सुना होगा रेडियम। ये रेडियम ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टेबल पे ऐसे चल रहा है और ये एक्सप्लोड कर जाता है। क्या करता है एक्सप्लोड कर जाता है, एक रेडॉन बनता है और दूसरा हीलियम बनता है। रेडॉन बहुत बड़ा होता है और हीलियम छोटा सा पार्टिकल होता है। हीलियम और रेडॉन से बनके रेडियम, ये रेडॉन ऐसा कुछ कुछ, अरे नाम ऐसे लिख रहा हूं, अगर ये वो ना हो तो टेंशन मत लेना। और एक होता है हीलियम, हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। इसको कौन सा पार्टिकल भी बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। और इस अल्फा पार्टिकल को हीलियम को 2He4 लिख सकते हैं, रेडॉन का वेडॉन का मुझे उतना नंबर याद नहीं है। अब समझो कि ये टेबल पे हो रहा है, ये सब कहां हो रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। प्लेन समझ, अगर मैं इस बोर्ड को उखेड़ के ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दूं ऐसे मेरी हथेली में ऐसे, तो ये रेडियम ऐसे जा रहा था, एक्सप्लोड कर जाता है, एक पार्टिकल इस साइड एक पार्टिकल इस साइड। अच्छा तो ये वाला इस साइड जाता है और ये वाला कुछ इस साइड जाता है, लेकिन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी इस लाइन पे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोड किसने किया, एक्सप्लोड हुआ इंटरनल फोर्स की वजह से, अरे कुछ है ना अनस्टेबिलिटी हुई होगी इसकी वजह से एक्सप्लोड हो गया। लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे चलेगा, सेंटर ऑफ मास यही चलेगा। सेंटर ऑफ मास जैसा पहले चल रहा था, सेंटर ऑफ मास पहले किधर चल रहा था ऐसे, तो आफ्टर एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास ऐसे चलेगा, भले ये दो टुकड़े ऐसे टूट के चले गए। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है? इसका सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। क्या बातें समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि रेडियम और हीलियम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा और सेंटर ऑफ मास ऐसे चलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि आपने क्या किया, एक पार्टिकल को फेंका, प्रोजेक्टाइल करवाई, एक पार्टिकल को क्या किया प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपने क्या किया, आपके पास एक बॉम्ब था, वही लक्ष्मी बॉम्ब। अच्छा इसको आपने क्या किया प्रोजेक्टेड किया, प्रोजेक्टाइल करवाई। अच्छा और कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 37 डिग्री पे और 50 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड से। तो ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। और अगर प्रोजेक्टाइल करता तो ऐसे होता, अगर प्रोजेक्टाइल करता तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाता है या नहीं जाता, यस और नो। ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाके यहां पे ग्राउंड पे हिट करता, बोला ठीक ऐसा होता। लेकिन क्या हुआ, समझने की बात कर कोशिश करना, ये बॉम्ब वही 2 किलो का बॉम्ब, 2 kg का बॉम्ब एट मैक्सिमम हाइट, कहां पे मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट मतलब यहां पे एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है एक्सप्लोड कर जाता है इन 2 इक्वल पीसेस, कितने 2 इक्वल पीसेस में एक्सप्लोड
into two equal pieces, two equal pieces. Information देखना. After explosion, one piece comes to rest. After explosion, one piece comes to rest. उनमें से एक पीस रेस्ट पे आ जाता है. एक पीस क्या करता है? रेस्ट पे आ जाता है. तो ऑब्वियसली अनदर पीस ऐसे कहीं ना कहीं जाके गिरेगा. ऐसे करके ऐसे समझने की कोशिश करना. अनदर पीस मान लो, अनदर पीस यहां जाके गिरता है. ऐसे जाके यहां गिरता है. अनदर पीस कहां जाके गिरता है? यहां पे जाके गिरता है. समझने की कोशिश करना. यहां पे जाके गिरता है. दिस इज द 1 kg वाला पीस. और एक पीस कम्स टू रेस्ट, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो 1 kg वाला सीधा नीचे आ जाएगा और यहां आके गिरेगा. 1 kg वाला. यस और नो? बोले यस. तो बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू लॉन्चिंग पॉइंट. यहां प्रोजेक्शन पॉइंट. लॉन्चिंग पॉइंट को अगर मैं 0 0 मान लूं, लॉन्चिंग पॉइंट को मैं क्या मान लूं? ओरिजिन मान लूं. तो आपको पूछा है कि एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस. आफ्टर एक्सप्लोजन, सवाल लिखो, आफ्टर एक्सप्लोजन one piece comes to rest. After explosion one piece comes to rest. फटाफट लिख लेता हूं. after explosion one piece comes to rest. Comes to what? Rest. Then find the position. Find the position of two pieces with respect to लॉन्चिंग पॉइंट या ओरिजिन. मैंने ओरिजिन बना दिया इसको. आप लॉन्चिंग पॉइंट या प्रोजेक्शन पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो. लॉन्चिंग पॉइंट. सवाल लिख लो अच्छे से. यहां कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं वो सुनना. कि यहां पे ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ. बॉम्ब क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ. तो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ. बोला यस. तो हुआ क्या कि इसका पहले मोमेंटम था उतने मोमेंटम. अरे यार, इसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो सेंटर ऑफ मास जहां जाके गिरना चाहिए था वहीं जाके गिरेगा. बोला यस. अच्छा. अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो सोचो, बॉम्ब यहां जाके यहां गिरता, तो सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्योंकि बॉम्ब इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड होता है, तो ये सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां जाके गिरेगा. ऐसे समझो, यहां पे कोई गिरेगा नहीं. ऐसे समझो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास पॉइंट प्रोजेक्टाइल करेगा. सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा. कई बच्चे सोच रहे होंगे इस पे mg लग रहा है, लेकिन mg फोर्स यहां पे एकदम धमाका होगा. धमाका, बॉम्ब फूटेगा ना, वहां पे इंटरनल फोर्स बहुत हाई होता है इस mg के रेस्पेक्ट में. इसलिए अपन क्या करते हैं? मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं. क्या करवा देते? मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं. और सेंटर ऑफ मास सीधा जाके यहां गिरेगा. सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरेगा? यहां गिरेगा. अच्छा, अब एक और बात बताओ. सेंटर ऑफ मास कहां जाके गिरा? रेंज पे. कहां पे जाके गिरा? रेंज पे. ऐसे. यस और नो? और सोचो ये 1 kg है, इससे सेंटर ऑफ मास यहां से ये r/2 पे गिरा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोजन हुआ h max पे. कहां पे एक्सप्लोजन हुआ? h max पे. तो ये वाली r/2 होगी. अरे आधी रेंज इस साइड, आधी रेंज इस साइड. सोचो तो ये वाली r/2 होगी. तो दोनों पीस 1 kg की है, 1 kg के, तो ये डिस्टेंस भी r/2 होनी चाहिए. बोले यस. ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? r/2. तो सोचो ओरिजिन से ये 1 kg का होना चाहिए. अरे सेंटर ऑफ मास यहां का इधर भी 1 kg, इधर भी 1 kg. जब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तभी तो बीच में सेंटर ऑफ मास होगा. और सेंटर ऑफ मास से जितना 1 kg इस साइड है उतने 1 kg उस साइड होना चाहिए ना. बोला यस. तो देखो r/2 ये वाला कितने डिस्टेंस पे? 3r/2 पे. और एक वाला ये 1 kg कितने डिस्टेंस पे? r/2 पे. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे r/2, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3r/2, 0. इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 3r/2, 0. तो आपने पोजीशन बता दी. अब रेंज कैसे निकालते प्रोजेक्टाइल मोशन की? बहुत आसान. फॉर्मूला याद होगा, रेंज बराबर u²
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी 37, जब यहाँ 37 इंटू 2 करोगे ना, 37 इंटू 2 करोगे तो ये 54 आ जाएगा, और 54 की वैल्यू पता नहीं होती, तो यहाँ पे दिमाग लगाते, क्या लगाते, दिमाग लगाते, क्या दिमाग लगाते वो देखना। क्या साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बोले यस। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो फटाफट फटाफट आंसर निकालते हैं, अब तो आसान है। u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू बताओ 50 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 50 का स्क्वायर को मैं 50 इंटू 50 लिखूं, देखो 50 इंटू 50, और साइन थीटा, साइन 37 होता है 3/5, जितना एंगल कम उतनी वैल्यू साइन की कम, और कॉस का जितना एंगल कम उतनी वैल्यू ज्यादा, तो ये होगा 4/5, एक होता 3/5 एक होता 4/5, और नीचे कितना, नीचे कितना 10, जी की वैल्यू कितना ले लो 10 ले लो, होती है 9.8 पर मैं बोल रहा हूं 10 ले लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इस 0 से ये 0 गया, इस 5 से ये 5 गया, इस 5 से ये 5 गया, और यहां कितना बच गया 10, कितना बच गया 10 बच गया। अब समझो अब तो बहुत आसान है, 4 दिए कितना 12, 12 दूना कितना 24, 24 यानी कि 240 मीटर, रेंज कितनी आई 240 मीटर, रेंज आ गई 240 मीटर। सोचो रेंज आ गई 240 मीटर, तो ये वाला r/2 पे 240 का आधा कितना 120 मीटर, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे 120,0, उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट देख लो फटाफट फटाफट, 12 36 यानी कि 360, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 360, ठीक है 360,0। तो ये फटाक से आपने पोजीशन निकाल ली। इसमें आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट याद रखना कि यहां पे सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलेगा जैसे अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल चलता। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे बॉम्ब इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हुआ, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो सेंटर ऑफ मास की मोशन वैसी होगी जैसी बिफोर एक्सप्लोजन होती। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसी होती, लेकिन एक्सप्लोजन हो गया तो भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो यहां जाके गिरेगा। यहां पे मास नहीं होगा कोई भी, फिर से सुनो, सिर्फ एक पॉइंट चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट चलेगा, और वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है। चलिए मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी आराम से। चलिए आगे बढ़ते, अपन बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। कौन से मोशन, रोटेशनल मोशन की। आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेक्टर तो मैंने सिखा रखा है, वेक्टर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर से फटाफट फटाफट याद करवा दो, वेक्टर में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी में कम दे रखी हो, मैं उससे थोड़ी ज्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं। फिर भी बता दूं, वेक्टर में दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं, वेक्टर में किसकी बात करूं, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करूं, तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इस स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो, इस स्केलर प्रोडक्ट को आप कौन सा प्रोडक्ट बोलते हो, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा नहीं दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और इसको दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा नाम इसका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट पहले सिखा चुका हूं, अगर दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट बी, और आंसर स्केलर आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, खत्म। और इसमें क्या आएगा, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और एक होता आता एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। और ये एन कैप की डायरेक्शन कहां से पता चलेगी, मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल लोगे, डायरेक्शन के लिए एन कैप, इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी वो बता देता हूं। कि मान लो एक वेक्टर आपका ऐसे है, दिस इज वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर ऐसे वेक्टर बी। अगर ए क्रॉस बी है ना,
तो राइट हैंड पाम रूल, पहले तो ये राइट हैंड समझ में आना चाहिए। लेफ्टी, तुम ध्यान रखना राइट हैंड ये वाला, जिस साइड जेब नहीं होता, जेब नहीं है उस साइड वाला हाथ कौन सा, राइट हैंड। एक बच्चा बोला सर हमारे तो दोनों साइड जेब है, मैंने बोला तू मस्त है ना, राइट हैंड समझ में आ गया, उसको बाहर निकाल। अब क्या कर, ए की तरफ कर अंगूठा, ए की तरफ क्या कर अंगूठा, और बी की तरफ क्या कर अंगुलियां। ए की तरफ अंगूठा फैला और बी की तरफ अंगुलियां फैला, तो पाम की डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल रहा हूं, ए की इधर होगी बी की इधर होगी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पाम की डायरेक्शन में हो। और फिजिक्स में बार होता है ना, बार, बार को आप डॉट बना के ऐसे गोला बना देते हो, दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ये है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं है? यस और बोला यस। अगर आपको बी क्रॉस ए पूछता तो आप क्या करते, बी क्रॉस ए, तो आप क्या सोचते, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों सेम चीज है क्या? ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, गलत है। बोला क्यों? क्योंकि सुनना मेरी बात है, ए क्रॉस बी, पहले करो ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, अब करो बी क्रॉस ए, बी की तरफ अंगूठा ए की तरफ अंगुलियां, पहला है उसकी तरफ अंगूठा तो बी की तरफ अंगूठा ए की तरफ अंगुलियां, देखो अंदर आ रही है। अरे वेक्टर में डायरेक्शन ही बदल गई ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक अंदर आएगा तो एक बाहर आएगा, तो ये वाला अंदर आ रहा है ये वाला बाहर आ रहा है, तो इसलिए यहां बीच में माइनस लग जाएगा, लेकिन ये सही हो जाता। आप सुनो ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट देखना, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ये ट्रू होगा क्योंकि यहां पे मोड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। बी क्रॉस ए में भी ए बी साइन थीटा आएगा और ए क्रॉस बी में भी ए बी साइन थीटा आएगा, यहां पे आपने डायरेक्शन की बात ही नहीं करी है, तो ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूं, थर्ड स्टेटमेंट देखना, थर्ड स्टेटमेंट देखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए, ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू और फॉल्स, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए, ट्रू। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए की अपोजिट आएगी और उसके आगे भी अपोजिट लगा है, तो अपोजिट अपोजिट सेम हो जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये चीजें दिमाग में रखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए। समझ में आया नहीं आया? कोशिश करना फिर से, ना समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते। वेक्टर प्रोडक्ट में एक और चीज सिखा देता हूं। वेक्टर प्रोडक्ट फटाफट राइट हैंड पाम रूल से करते हैं। राइट हैंड पाम रूल, RHPR, याद रखना राइट हैंड पाम रूल। एनसीईआरटी में नहीं होता, लेकिन सबसे आसान रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। 12th में पढ़ाया जाता है राइट हैंड पाम रूल। कहां पढ़ाया जाता है? 12th में। तो ठीक है, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अंगूठा करो, सेकंड वेक्टर की तरफ अंगुलियां करो, तो पाम की डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया होगा तुम लोग, यार ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो क्या? मैं एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर आपको एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड b वेक्टर आपको ऐसा दे रखा है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, क्या कर सकते हो? बोला यस। और ये बच्चन बोला सर यहां तो k कैप है ही नहीं है तो 0 लिख ले, नहीं है तो क्या लिख ले, 0 k कैप, नहीं है तो क्या हो गया? अब पहला पूछा है कि a डॉट b निकालो, a डॉट b निकालो, a डॉट b निकालो, a पार्ट। a डॉट b तो बहुत आसान है, इसका इससे डॉट 2 इंटू 1, आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 ना, तो 2 इंटू 1 कितना 2, 3 इंटू 2 कितना 6, और 0 इंटू 1 कितना -1 कितना 0, तो आंसर आ गया 8। स्केलर प्रोडक्ट बहुत आसान है।
अब वेक्टर प्रोडक्ट बी देख लो, बी पार्ट पूछा ए क्रॉस बी करो, बी पार्ट पूछा ए क्रॉस बी करो। कैसे करोगे ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी कैसे करोगे? मैंने बोला बहुत आसान है। बोला कैसे? इसके लिए आपको एक डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए ए क्रॉस बी के लिए। आप डरो मत, ऐसे बॉक्स बनाओ, ऐसे दो लाइनें खींच के ऐसे, और ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, पहला वेक्टर कौन है? ए, 2 3 0 लिख लो यहां पे 2 3 0। दूसरा वेक्टर क्या है? 1 2 -1 1 2 -1। यस और नो? बोले यस। अब देखो रूल सिखाता हूं, पहले आई कैप लिखना है और आई कैप वाली लाइन को नहीं लेना, आई कैप वाली लाइन को नहीं लेना। लिखो आंसर लिखते, आई कैप लिख लिया, आई कैप वाली लाइन को नहीं लेना। आई कैप वाली लाइन को मैं थोड़ा ये वाली चीज हटा देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसका फाइनल आंसर लिखता हूं, ए क्रॉस बी का फाइनल आंसर लिखता हूं, ए क्रॉस बी का फाइनल आंसर लिखता हूं। पहले लिखना आई कैप, इस लाइन और इस लाइन को नहीं लेना। देखना तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 और 2 इंटू 0, तो ठीक है, ये हो गया 3 इंटू -1 कितना? -3, और -2 इंटू 0 कितना? 0। फिर बीच में लगाना माइनस का जे कैप, ये याद रखना, पहले आई कैप प्लस का, फिर माइनस का जे कैप। अब सुनो जे कैप में क्या करना, ये वाली लाइन, अब सुनो, ये जे कैप वाली लाइन नहीं लेनी। अब क्या करना है, सिर्फ ये बचा, तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2। -1 इंटू 0 0 प्लस, पहले क्या लेना? प्लस आई कैप माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप। अब के कैप में क्या करना है वो सुनो, के कैप में क्या करना, इस लाइन और इस लाइन को तो लेना ही नहीं, देखना किसको, इसको और इसको। 2 इंटू 2 कितना? 4, -1 इंटू 3 कितना? 3, -1 इंटू 3 कितना? 3। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये आ गया -3 आई कैप, और ये आ गया माइनस और माइनस प्लस का 2 जे कैप, और ये आ गया 4 -1 यानी कि प्लस का के कैप। दिस इज योर आंसर, ए क्रॉस बी फटाक से निकाल दिया। ये मैं पहले करवा चुका हूं, अगर तुम गधेड़े हो तो ये बार बार देखोगे। मैं तो बोलूं थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, वीडियो की स्पीड बढ़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन, कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। अब बॉडी का रोटेशन देखेंगे, बॉडी का क्या देखेंगे? रोटेशन। तो हेडिंग डाल दो रोटेशनल मोशन, आरएम, रोटेशनल मोशन। देखो एनसीईआरटी को पूरा फॉलो मैं नहीं करता हूं, लेकिन एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर कर दूंगा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, समझ लो। पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत सारी चीजें लिख रखी है, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, इसीलिए तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको पूरी एनसीईआरटी देखने की, और वैसे कोशिश कर लेना, देख लो, फायदा है तुम्हारा। लेकिन अगर नहीं समझ में आए ना तो वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन समझ कि आपकी बॉडी अब क्या करेगी? रोटेट करेगी। मान लो आपके पास एक रॉड है, मान लो आपके पास एक क्या है? रॉड है, ये रॉड है, और इस एक्सिस के अबाउट, अब इसमें एक्सिस जरूरी है कि रॉड किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। मान लो एक लाइन है, लाइन अच्छी क्यों नहीं बन रही है? अच्छी लाइन नहीं बनी भाई। मान लो एक लाइन है ऐसे, और एक रॉड है ऐसे करके, ऐसे, दिस इज रॉड। इस रॉड का मास m है, इस रॉड की लेंथ l है, और इस रॉड को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 रोटेट करवा रहा हूं। इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहा हूं? रोटेट करवा रहा हूं। इस रॉड को मैं क्या करवा रहा हूं? रोटेट करवा रहा हूं। समझने की कोशिश करना कि ये रॉड है ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। समझने की कोशिश करना, ये रॉड है ऐसे, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रॉड इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। जो तुम्हारा पंखा होता है ना, फैन, तुम फैन देख लो, फैन कैसे होता है? ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा नहीं बने तो रोना मत, ऐसे करके ऐसे कुछ फैन होता है, ऐसे करके ऐसे, थोड़ा अच्छा नहीं बना फैन, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। ऐसा अब की बार अच्छा नहीं बना तो रहने दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब नहीं बन रहा है, बाहर में गया पंखा।
अब समझने की कोशिश करना है कि आपका फैन होता है ना, फैन ऐसा, आपका फैन सोच लो, आपका फैन, उसमें क्या होगा कि ये फैन रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, देख रहे हो ये फैन रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज समझ में आनी जरूरी है। तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं शॉर्ट में AOR लिखूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया? फैन के लिए ऐसे हो रहा है, टेबल फैन के लिए कुछ और होगा, टेबल फैन ऐसे भी रोटेट करता है और ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो वो टेंशन मत लेना। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें देखो कि ये रॉड है और ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक होता है स्पिनिंग टॉप, टॉप देखा, टॉप वो लड्डू ऐसे डोरी बांध लेते हो, ऐसे डोरी लपेट के ऐसे जोर से जमीन पे फेंकते हो, वो रोटेट करता है। वो क्या करता है? रोटेट करता है। कभी देखा हो तो फोटो अच्छा नहीं बने तो रोना मत, बस ऐसे करके ऐसे लट्टू होता है, उसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं, इंग्लिश में टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप, ऐसे। अच्छा, और थोड़ा फोटो वोटो देख लो यार ऐसे। और ये क्या करता रहता है? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस टॉप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, इस टॉप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये टॉप धीरे 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 ऐसे टिल्ट होता रहता है, देखो रोटेट करता है यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो, बाकी इसकी इंटरेस्टिंग चीज बाकी है। इसकी स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप, घूमता हुआ लट्टू, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी में क्या करता है? बहुत ही गंदा फोटो लेते हैं, अच्छा बहुत बड़ा फोटो लेते हैं, फिर वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस लेते हैं, बच्चा पागल हो जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? पागल हो जाता है और बोलता है फिजिक्स बहुत टफ है। अरे फिजिक्स बहुत आसान है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को इतना गंदे वे में समझाते हैं, ऐसे करके ऐसे बड़ी बॉडी ले लेते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं यहां से ये वाली लाइन देखो, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। बच्चे को समझ में नहीं आता वो क्या रहा है, बच्चे को समझ में नहीं आता एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या रहा है। साला चीजों को सिंपल वे में समझो ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे, अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी की भाषा समझाता हूं कि मान लो यहाँ पे इस एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है? ये कोई 3D बॉडी है। कैसी बॉडी? 3D बॉडी। ये पूरी ऐसे कैसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला पार्टिकल होगा ना, ये वाला पार्टिकल मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये वाला पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा। सिर्फ मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूं तो ये वाला पॉइंट इस वाई एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। अरे यार, और उसका सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा। अरे यहां पे कोई मैं पार्टिकल ले लूं लेट से m1, तो ये पॉइंट मास है, ये m1 का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा r1 डिस्टेंस पे, और ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। समझने की कोशिश करना, यस और नो। ये सर्कुलर मोशन किसके अबाउट करेगा? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करेगा। और मैंने उसको वाई एक्सिस कंसीडर किया। इसका सर्कल रेडियस कुछ और होगा। मान लो यहां पे मैं कोई पार्टिकल इस साइड ले लेता हूं, यहां पे m2, तो उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी? r2, तो ये एक अलग सर्कल करेगा। ये सारे सर्कल देख रहे हो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। इन सर्कल का प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ये कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, पर फिजिक्स समझने के लिए आपको बताओ, पहले है ना सिंपल चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल। एनसीईआरटी में कुछ भी दे देते हैं स्टार्टिंग से। अरे बच्चे थोड़ी साइंटिस्ट है भाई, कुछ भी ले लेते हो तुम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते, थोड़ा गुस्सा कम दिखाते। मान लो आपकी कोई बॉडी रोटेट कर रही, मान लो एक पतली रॉड है, थिन रॉड, और ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट कर रही है, ऐसे। ये ओमेगा मैं पहले से नहीं दे रहा हूं, ऐसे। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो आप देखना, मैं कुछ पॉइंट लेता हूं, ये वाला पॉइंट क्या करेगा? ये वाला पॉइंट कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, ऐसे रोटेट करता 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 यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? बोलेंगे ये ऊपर नहीं जा रहा है, आपको ऐसे ऊपर दिख रहा है, ये पॉइंट अंदर का अंदर घूमेगा। ये रॉड है ऐसे,
ऐसे थी, कुछ टाइम बाद थीटा एंगल घूम ली, मान लो कुछ टाइम बाद कितना एंगल घूम ली, थीटा एंगल घूम ली। लेट्स से दिस इज एंगल डेल्टा थीटा, दिस इज एंगल कितना, डेल्टा थीटा, और ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पे था, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। आपका ये पोजीशन वेक्टर आर था, कुछ टाइम बाद इसने पोजीशन वेक्टर बस यूं चेंज हो गया, पोजीशन वेक्टर एंगल कितना से चेंज हो गया, ये आर डैश हो गया, कितना हो गया, आर डैश हो गया। पहले पोजीशन वेक्टर इस साइड था, अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये आपको बोर्ड पे ऐसे ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर नहीं हो रहा है, पहले बता रहा हूं, ये ऐसे था, ऐसे 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 चेंज हो रहा है। ये पोजीशन वेक्टर है ना, ऐसे था आपके सामने, समझो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे ऐसे था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, लेकिन बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकता ना। अरे तुम समझने की कोशिश करो, बोर्ड पे यार कैसे दिखाऊंगा, बोर्ड पे दिखाना होगा तो फिर ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करूं, अगर तुम समझ जाओ तो बोर्ड पे कुछ ऐसे ऐसे होगा, अंदर 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 अंदर, ठीक है, बोर्ड पे ऐसे होगा, तो ये वाला हो जाएगा आर डैश। आपको लगेगा ये कम हुआ है, लेकिन कम नहीं हुआ, बस डायरेक्शन बदली, इसलिए मैंने आर डैश लिखा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करने पर वेक्टर चेंज हो जाता है, तो ये आर डैश, पहले था आर वेक्टर, अब हो गया आर डैश। अब समझने की कोशिश करना कि ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसने ये थीटा चेंज पोजीशन की, देखो इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, ये वाली ऐसे करके ऐसे इसने डेल्टा थीटा एंगल बनाया, क्या बनाया, डेल्टा थीटा एंगल बनाया। पोजीशन देखो, समझने की कोशिश करना, इसका पोजीशन पहले यहां था, अब ऐसे हो गया, तो इसकी पोजीशन बदली, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। वहां होता था डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, यहां होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले कहानी वहां से शुरू करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हेडिंग लगा दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछूंगा मैं तुमसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आना बहुत जरूरी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको डेल्टा थीटा, वहां एक्स लेते थे, यहां डेल्टा थीटा, थीटा ले लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लो, थीटा का वेक्टर, थीटा का क्या ले लो, वेक्टर, यानी थीटा और क्यू एक जैसा होता है, थीटा वेक्टर, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वेक्टर होता क्या, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या, समझने की कोशिश करना, कि अब पोजीशन वेक्टर है ना, इस पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का कुछ टाइम बाद, ये पोजीशन वेक्टर का कुछ टाइम बाद जितना एंगल डिस्क्राइब हुआ, जितना एंगल डिस्क्राइब हुआ उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझने की कोशिश करना, ये ऐसे घूम रही है रॉड, ऐसे करके ऐसे, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा, ऐसे घूम रही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे। सोचिए ये रोड उल्टी घूमती, ऐसे करके ऐसे घूमती, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे आता, जिधर रोड घूम रही है उधर अंगुलियां घुमाओ, अंगूठे की डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई, फिर से बोलता हूं, अगर नहीं समझ में आई तो आराम से सुनो, कि रॉड है ना, ये रॉड, ये वाली, ये ऐसे 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 घूम रही, ऐसे 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 घूम रही, तो ये घूम कैसे रही है, राइट हैंड, कौन सा हैंड, राइट हैंड, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, पहले था राइट हैंड पाम रूल, अब राइट हैंड थंब रूल भी बहुत आसान। ये कैसे घूम कैसे रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसको पेच रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेच रूल, स्क्रू रूल, इसको कौन सा, स्क्रू रूल। अब स्क्रू ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे अंदर जाएगा, स्क्रू ऐसे तो घुमाते हैं, देखो स्क्रू टाइट कैसे करते, ऐसे ऐसे करते हो तो अंदर जाता है, आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, देखो ऐसे घुमा रहे हो तो अंदर जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो बाहर आएगा, अंगूठा बता रहा है कि स्क्रू ऐसे घुमाओगे तो बाहर आ जाएगा, और स्क्रू ऐसे घुमाओगे तो इसको स्क्रू रूल बोलते हैं। अबे काय का रूल यार, तुम्हें समझ में आ नहीं रहा, ये देखो ये पोजीशन वेक्टर जूम ऐसे घुमा रहा, तो जूम ऐसे घुमा रहा, राइट हैंड, अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऊपर आएगा, किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो अब समझने की कोशिश करना, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो एंगल, the angle described, the angle described by the position vector, by the angle described by the position vector, position vector is known as angular displacement, it's known as angular displacement, angular displacement।
द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं एक चीज लिखना भूल गया कि द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज व्हाट? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? फटाक से यूनिट लिख लो। इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। इसकी यूनिट होती है रेडियन और शॉर्ट में आरएडी लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आरएडी। इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अगली चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। समझने की कोशिश करना, यहीं से समझा दूंगा सब कुछ। बहुत आसान वे में समझना है तो यहां से समझ लो, और थोड़ा टफ सीखना है तो एनसीईआरटी को फिर किताबें देखते रहो। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फेल दिलाता हूं, इसको ओमेगा लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? ओमेगा। इसके ऊपर लगा लो एरो, तो ये बन गया वेक्टर। कभी कभी इसके ऊपर ये वाला एरो नहीं लगाते, उसका रीजन भी बताऊंगा। अगर ये वाला एंगल धीरे धीरे बना रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अरे एंगल को चेंज करने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देखना, ये वाला एंगल धीरे चेंज हो रहा है। अगर ये एंगल फास्ट चेंज होता, ये एंगल बहुत फास्ट होता, तो बोलते हैं एंगुलर बहुत फास्ट यार। अरे यार, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement, the rate of change of angular, the time rate लिख लो यहां पे, the time rate of change of angular displacement, the time rate of change of ठीक है, angular displacement is known as angular velocity. Angular velocity. अब ओमेगा एवरेज क्या होगा? डेल्टा थीटा चेंज इन पोजीशन इन डेल्टा टाइम। अरे यही तो होगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आप समझ लो, जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन होगी वही डेल्टा ओमेगा, मतलब ओमेगा एवरेज की डायरेक्शन होगी। मतलब आपका थीटा ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा भी बाहर की तरफ। अरे यार, ऐसे ऊपर की तरफ, बाहर का मतलब ऊपर की तरफ, सॉरी। ये रॉड है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे तो थीटा भी ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड को ऐसे घुमाओ। जिधर ये रॉड घूम रही है राइट हैंड को ऐसे घुमाओ। जो अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर आ रही है ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी ऊपर होगी। ओमेगा की डायरेक्शन भी along the axis of rotation। तो ये हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? ये रेडियन और ये टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RAD पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, देख लो, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ये थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? कुछ कम टाइम के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए, तो ओमेगा इज बेसिकली d थीटा बाय dt। वहां पे एंगल भी बहुत छोटा होगा। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस। बस ऐसी चीजें पहले पढ़ा चुका हूं, तो ये बार बार पढ़ाने से ना तो मुझे मजा आ रहा है ना तुम्हें मजा आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये चीज दिमाग में रखना, ओमेगा इज d थीटा बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा कैसा आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा कैसा क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फटाफट ये लिख लो।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इनकी यूनिट क्या होती है, वो सब पढ़ लिया। एक नोट लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज लिख लो, नोट लगा के ऐसे लिख लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट बट डायमेंशनलेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होता है, थीटा, उसकी यूनिट तो होती है रेडियन स्टेरेडियन, पर उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट बट डायमेंशनलेस। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट बट डायमेंशनलेस, क्योंकि थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब पढ़ते हैं अपन एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। फटाफट देख लो एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कहानी सुनो कि अगर आपकी रोटेट करने की स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट, लेकिन अगर आपका ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वहां कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। अच्छा, तो डेफिनेशन खुद से लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी लिखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, मैथमेटिकली वे में, अल्फा इज बेसिकली डी ओमेगा बाय dt। दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस अल्फा। अगर एवरेज अल्फा की बात करूं तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी कि थोड़ा कुछ फाइनाइट टाइम होगा, इसमें बहुत, समझ रहे हो, इसमें कुछ टाइम का इंटरवल बड़ा होगा, और इसमें बहुत इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, तो ये सब चीजें नहीं सिखाऊंगा। रेडियन बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, नीचे फिर सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिमाग में रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ओमेगा को क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा को क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी। लिखते नहीं लिखते, बोला लिखते, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। जैसे वहां ए को क्या लिखा जाता है, डीवी बाई डी टी, और ए को फिर लिखते थे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एज इट इज। ये एवरेज का साइन है। खोपचे को समझते, ये खोपचा है, क्या है, दिस इज खोपचा, ऐसे करके ऐसे खोपचा। दिस इज व्हाट, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डेल्टा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन जो टाइम इंटरवल, अपॉन क्या, टोटल टाइम इंटरवल। तो ये चीज लिख लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा आइडिया दिलाता हूं, कुछ कंपैरिजन करते हैं। आपने ट्रांसलेशन मोशन में एक चीज देखी होगी कि इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इफ ए क्या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या पहले इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, v बराबर u प्लस ए टी, क्या s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं, बोला यस। क्या तीसरी इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। ये इक्वेशन कब लगाता था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो इन तीनों इक्वेशन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तीनों में ए आ रहा है, तीनों में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि ए कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली क्या मैं यहां ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि इफ अल्फा इज कांस्टेंट, या यूनिफॉर्म लिख लो, इस कांस्टेंट को दूसरा तरीके से बोलते हैं यूनिफॉर्म, देन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, v का मतलब क्या, v का मतलब ओमेगा, वहां होती थी वेलोसिटी, यहां होगी एंगुलर वेलोसिटी। u की जगह मैं लिखता हूं ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस a की जगह अल्फा और t की जगह t। तो यहां लिख लो ओमेगा इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. एंड ओमेगा नॉट इज व्हाट? ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिख लो आप फटाफट फटाफट. अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन. अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. फटाफट फटाफट ये चीजें लिख डालो. एंगुलर एक्सेलरेशन. अब सुनो मेरी बात. पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन क्या मैं यहां लिख सकता हूं? एस यानी कि क्या? वहां डिस्प्लेसमेंट, तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. u इंटू टी का मतलब क्या? u इंटू टी का मतलब क्या? u मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी की जगह टी. हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर मतलब क्या? अल्फा टी स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर मतलब क्या? ओमेगा स्क्वायर. u स्क्वायर का मतलब क्या? ओमेगा नॉट स्क्वायर. टू ए की जगह क्या? अल्फा. एस की जगह क्या? थीटा. ये तीनों इक्वेशन वैलिड है या नहीं? और ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है जब अल्फा इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म. तो ये था कंपैरिजन. क्या कुछ कुछ कंपैरिजन समझ में आया नहीं आया? अरे मैं अगर बात करूं, ये चीज हटा रहा हूं, कुछ कंपैरिजन कराता हूं कि वहां होता क्या था. वहां एक्स होता था, यहां थीटा होता है. एक्स एस कुछ भी लिख लो, एक्स लिखो एस लिखो, तो वहां थीटा होता था. वहां वेलोसिटी होती थी तो यहां एंगुलर वेलोसिटी है. वहां एक्सेलरेशन होता था तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन है. कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि डिफरेंस होता है. अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन में बात करूं, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, और ये है रोटेशनल. बस नाम बदल लिए, रोटेशनल. बॉडी रोटेट करेगी, यहां बॉडी चलती थी. ठीक है, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए. ऐसे चीजों को है ना, एनालॉजी समझते हो, कंपेयर करके पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा. कंपेयर करके पढ़ोगे तो वही फॉर्मूले ऐसे समझो. ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं. आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं. और एक बात याद रखना, टेस्ट में यहां तक पूछूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन तक टेस्ट में पूछा जाएगा. और चैप्टर 6 कंप्लीट, चैप्टर 6 कंप्लीट, चैप्टर 6 कंप्लीट. एंड चैप्टर 7 में एंगुलर एक्सेलरेशन तक. कहां तक? एंगुलर एक्सेलरेशन तक. ठीक है, ध्यान रखना, एंगुलर एक्सेलरेशन तक यहां तक पूछा जाएगा. और बहुत आसान होगा. सो रेडी हो जाओ कल के टेस्ट के लिए.